दोस्तों, क्या कुछ नेताओं की सनक या जिद की वजह से पूरी दुनिया को एक बहुत भीषण संकट में धकेला जा सकता है? क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है? दोस्तों, तेल अवीव की तस्वीरें हैं जिसमें ईरान ने 100 मिसाइलें दागकर रात भर जो हालात किए वो न केवल चिंता पैदा करने वाले हैं बल्कि उस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खोलते हैं जिसके बारे में चर्चा तो खूब होती है। दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया में हथियार बेचने के मामले में बहुत आगे है, उससे हम भी बहुत हथियार खरीदते हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, उसकी बहुत तारीफें होती है, बहुत शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, अब न केवल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई कि इतनी आसानी से तेल अवीव के अंदर देखिए ऐसे मिसाइलें दाग दी ईरान ने, बल्कि इस बात को लेकर भी चिंताएं शुरू हो गई कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी। दोस्तों, इजराइल के शहरों की ऐसी तस्वीरें देखकर बहुत से लोग अलग अलग तरह का विश्लेषण कर रहे हैं कि इजराइल ने इस तरह का हाल गजा का किया और अब खुद इजराइल के शहरों को ये सूरत हाल देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खबर है वो ये है कि ईरान ने न केवल इजराइल का घमंड तोड़ा है बल्कि घमंड उसने अमेरिका का तोड़ दिया। दोस्तों, अमेरिका का F-35 विमान है जो कि बहुत ही उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, बहुत शानदार लड़ाकू विमान है। ईरान के तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि एक फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में घुसा, इजराइल का भेजा हुआ, वैसे ही ईरान ने उसे मार गिराया और जो पायलट था वो पैराशूट से उतर गया और ईरान ने उस पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। ये तेहरान टाइम्स का दावा है। और ये जो दोस्तों फाइटर जेट बताया गया है, ये F-35 बताया गया है। F-35 जैसा कि मैंने आपसे कहा, अमेरिका का दिया हुआ इजराइल को एक लड़ाकू विमान है जो बहुत ही शानदार बताया जाता है। और इस तरह के जब सैन्य संघर्ष होता है तो इस तरह के विमान जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा किरकिरी भी होती है और बहुत ज़्यादा सवाल भी उठते हैं कि भाई ये जो देश हैं इजराइल, अमेरिका, ये सैन्य साजो सामान में सबसे शानदार माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तक इस बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। तो मीडिया के हवाले से हमारे जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ था उस बीच भी बहुत सारी गलत खबरें चली थी और भ्रामक खबरें चली थी। तो इन खबरों पर हम विश्वास करें ना करें, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हमें ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इजराइल के अंदर जिस तरह से ईरान ने वार किया है, ये इजराइल ने शायद ही कभी सोचा होगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अब दुनिया भर में अलग अलग तरह की चिंताएं हैं। अब चीन खुले तौर पर ईरान का सपोर्ट कर रहा है, वहीं अमेरिका को ईरान ने इस तरह का हमला देख करके अमेरिका को एक खुली छूट दे दी कि वो भी पूरे खुले तौर पर आ जाए इजराइल के समर्थन में, जो कि अब तक गुपचुप चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी है दोस्तों, एक ऐसी खबर भी है जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि अपनी घरेलू राजनीति में भी जो नेतन्याहू हैं वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको। हुआ क्या है दोस्तों कि नेतन्याहू इस वक्त गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ बुधवार को जो इजराइल की संसद है उसके सामने एक संसद भंग करने का प्रस्ताव विपक्ष ने पेश कर दिया। अब डर यह आ गया है कि अगर सरकार की सहयोगी पार्टी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और वो सरकार के विरोध में आ गई तो फिर नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है, उनकी सरकार गिर सकती है, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों, उसकी जो वजह है, उसकी वजह ईरान से सैन्य संघर्ष नहीं है, उसकी वजह वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति है। हुआ ये कि हमास के साथ लंबा युद्ध लड़ रहा है इजराइल और ईरान के साथ सैन्य संघर्ष शुरू हो ही गया है। तो जो इजराइल की आर्मी है उसको जवानों की जरूरत है, लड़ाकों की जरूरत है। और इजराइल उन देशों में से है दोस्तों जहां पर युवाओं को कुछ वक्त मिलिट्री में देना पड़ता है। ये शुरुआत से रहा है इजराइल के, कुछ वक्त आपको मिलिट्री में देना पड़ता है ताकि अगर देश को जरूरत पड़ जाए तो आपको सेना बुला ले। अब क्या है, सेना उन लोगों को बुला रही है। इस बीच दोस्तों, इजराइल के हरेदी युवाओं को इस तरह के सैन्य संघर्ष में भेजने की या मिलिट्री में भेजने की वहाँ जो कुछ पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं और उनमें से नेतन्याहू के गठबंधन की जो पार्टी है, जिनके साथ नेतन्याहू की गठबंधन की सरकार चल रही है, वो भी इसका विरोध कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हरेदी युवाओं को इस तरह के किसी भी नियम से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन सेना अलग तरह से चलती है, आप जानते हैं, सेना का अपना प्रोटोकॉल होता है। सेना ने उन लोगों को बुलाया है और बहुत कम
हरेदी जो युवा हैं उन्होंने सेना में रिपोर्ट किया है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई तो फिर इजराइल के अंदर वो पार्टियां जो इस तरह से हरेदी युवाओं का मिलिट्री में जाने का विरोध कर रही हैं उनको मौका मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे हालात में वो सरकार के साथ गठबंधन तोड़ सकती हैं, क्योंकि ये जो पार्टियां सरकार पर दबाव बना रही हैं कि सरकार संसद में प्रस्ताव लेकर आए। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि जो मजहबी स्टूडेंट्स हैं उनको मिलिट्री में जो सेवा देनी होती है उस तरह की रोक लगाई जाए, नहीं तो संसद भंग करने के जो विपक्ष का प्रस्ताव है उसको ये गठबंधन की पार्टियां जो हैं, जो नेतन्याहू को गठबंधन का समर्थन दे रही हैं, जिनकी वजह से उनकी सरकार चल रही है, वो ये कह रही हैं अब खुले तौर पर कि अगर नेतन्याहू सामने नहीं आते या संसद सामने नहीं आती है तो फिर हम सरकार से जो समर्थन है वो वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो सरकार अपना जो बहुमत है वो खो देगी और सरकार गिर जाएगी। हालांकि इजराइल में ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लंबा है। अगर कोई प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव में बहस होगी, प्रस्ताव का समर्थन या विरोध, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें महीनों भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी नेतन्याहू इस वक्त जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। दोस्तों होता क्या था, आज से 20 साल पहले जब पूरा का पूरा संघर्ष इजराइल और गजा का होता था, दुनिया एक तरफ झुकी दिखाई देती थी। लेकिन अब हाल के सालों में, पिछले 15-20 सालों में गजा में जो हालात हुए, अभी रिसेंटली जो गजा में अभी भी जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद ईरान के साथ इजराइल का सैन्य संघर्ष, पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंता में है कि कहीं ऐसा ना हो कि घरेलू पॉलिटिक्स से ध्यान बटाने के लिए नेतन्याहू कुछ ऐसा कर दें जिससे पूरी दुनिया को जबरन तीसरे विश्व युद्ध में धकेला जा सके। क्योंकि अब पूरी दुनिया की बड़ी पावर इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें रूस इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, चीन ने तो डायरेक्टली बयान देना शुरू कर दिया ईरान के समर्थन में। अमेरिका के बिना इजराइल कुछ है नहीं, सब जानते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी हाल में दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इसको लेकर देखिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जैसे दोस्तों अशोक कुमार पांडे, ये लेखक भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत शानदार किताबें इन्होंने लिखी हैं कश्मीर के मुद्दे पर भी। दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरी पकड़ रखते हैं अशोक कुमार पांडे। उन्होंने कहा है, 3 राउंड की मिसाइल फायरिंग के बाद अब चौथे राउंड की मिसाइलें तेल अवीव पर गिर रही हैं। नुकसान की वीडियोज और तस्वीरें वायरल हैं ट्विटर पर। गजा के जेनोसाइड से बढ़ते पब्लिक प्रेशर के चलते थोड़े से शर्माए यूरोपीय हुक्मरान अब फिर से अपनी असली रंग में नजर आएंगे। हथियारों के सौदागरों को खुल के खेलने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने कल फोन किया सऊदी के क्राउन प्रिंस को और कहा कि अब डी एस्केलेशन होना चाहिए। उसके 2 घंटे पहले ईरान को धमका रहे थे कि समझौता कर लो वरना कुछ नहीं बचेगा। लीबिया का उदाहरण बताता है कि समझौता करने के बाद भी कुछ बचने की संभावना नहीं होती है, तो लड़ के मरना बेहतर है। फिलहाल ऐसी मार इजराइल ने अपने वजूद के बाद कभी नहीं झेली। जंग कोई सी भी हो आसान नहीं होती। दोस्तों वहीं पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा, नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे विश्व को युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं। इधर जब अमेरिका और ईरान के बीच बात चल रही थी, इजराइल ने इसमें शामिल ईरान के अधिकारियों को मार दिया। अब रूस और चीन ईरान के पक्ष में दिख सकता है। जिस तरह का काउंटर हमला ईरान की तरफ से हुआ है, इससे अब नेतन्याहू का पासा उलट सकता है। उन्हें अपने देश में भी सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इजराइल में भी एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हुआ है हाल के सालों में, जो लगातार जो सैन्य संघर्ष इजराइल का गजा में चल रहा है उसको लेकर भी विरोध में है और अब एक नए मोर्चे के साथ इजराइल को लड़ना है। तो जाहिर तौर पर वो एक दबाव भी नेतन्याहू के सामने होगा। हालांकि यहाँ पर केवल इजराइल की बात नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ईरान की भी बात करनी चाहिए। ईरान भी इस वक्त अलग तरह के दबाव में है। दोस्तों देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसपे वो कह रहे हैं जायनिस्टों के लिए जिंदगी लाजिम तौर पर कड़वी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों खामेनेई भी अपने घरेलू पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। दोस्तों खामेनेई और जो पूरा सत्ता है ईरान की, उसके लिए भी, उसको लेकर भी ईरान के अंदर बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं लेकिन एक गुस्सा है, एक नाराजगी है। और जो पश्चिमी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो, वो चाहते हैं कि ये जो गुस्सा है ये और बढ़े ताकि ईरान के अंदर एक सत्ता परिवर्तन हो जाए। हालांकि दोस्तों इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल के हमले के बाद ईरान पस्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। वो ये जानता था कि वो ये जवाब देगा तो उसको आगे और सख्त जवाब झेलने पड़ जाएंगे इजराइल की तरफ से। इजराइल छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जवाब दे रहा है। इस बात की तस्दीक करता है ये कि ईरान को भी लगातार जो समर्थन है वो दूसरे देशों से वो मिल रहा होगा। दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और अजीब बात देखिए, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जितने भी पॉपुलर नेता हैं, बड़े नेता हैं, जब भी वो अपने घरेलू राजनीति में फंसते हैं, कोई भी देश में, किसी एक देश की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक युद्ध का मोर्चा खोल देते हैं।
लेकिन ये अल्टीमेटली किसी भी देश को फायदा पहुंचाने वाला किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।